हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 ICSC। सो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था। आप लोगों ने पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, मैं बस होप कर सकती हूँ कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आई डोंट नो अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है तो पता नहीं चला है कि आप लोगों का कितनी मतलब तैयारी हो गई है, कितनी नहीं हो गई है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ आइडिया नहीं लगा है, बट इस वीक आप लोगों का टेस्ट लगा है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। तो टेस्ट जो था, मतलब जो टेस्ट होगा वो उसका पैटर्न वैटर्न वैसे ही सब्जेक्टिव रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही रहेंगे। एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए तो डजेंट मैटर, बट मोस्टली जो पेपर है वो सब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। और जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है उसको ढंग से आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग अगर बढ़िया से तैयारी करे हुए हैं तो आप लोग बहुत इजीली आंसर दे दोगे। ठीक है, तो बहुत इजी भी नहीं बोल सकते और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते। अभी पहला टेस्ट है तो ठीक ठीक होगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आप लोग तैयारी अपनी बढ़िया रखें। तो टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, बढ़िया से प्रिपेयर करना बढ़िया बढ़िया तरीके से। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं आगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मैं रिकॉल करा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। ओके, तो रिप्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, यही सब चीज़ें डिस्कस करी थी या कुछ और डिस्कस किया था? यही डिस्कस किया था। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स में जब हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस किया था प्लांट्स के केस में। आप लोगों को पहली क्लास से बताया जा रहा है कि हमारे ग्लोब पर, हमारे प्लैनेट पर जितने भी लिविंग्स रहते हैं सब रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर स्पीशीज़ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो लिविंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो जो प्लांट्स हैं हमें यहाँ उसके केस में पढ़ना है कि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या रहेगा, क्या प्रोडक्ट निकलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट में क्या बन रहा था? फ्रूट बन रहा था, याद है? आप लोगों ने पढ़ा भी था। और फ्रूट जो है बेसिकली बनता है फ्लावर से। तो फ्लावर जो है इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, वो सब हम लोगों ने डिटेल में सीखा था कि फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट बॉडी में 2 तरीके के पार्ट्स बताए थे ना, वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो बहुत एसेंशियल है प्लांट बॉडी के सर्वाइवल के लिए, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो जहाँ रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर इज़ बेसिकली द रिप्रोडक्टिव साइट या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट। तो यही जो फ्लावर है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके फ्यूजन से फ्रूट डेवलप हो रहा था। और फ्रूट के अंदर ही सीड थी। ठीक है, और इसी सीड को जब आप मिट्टी में सो करोगे तो न्यू प्लांट बॉडी विल जर्मिनेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में डिस्कस कर ली थी, पढ़ ली थी। ठीक, तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। बार बार रिवाइज करो, डाउट्स इग्नोर मत करो। यही चीज़ आप लोगों को फर्स्ट क्लासेस से बोलते आ रहे हैं। चलो आगे की डिस्कशन करते हैं। अब ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रह गया था, उसे और कंप्लीट करो। इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा या दोनों पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे? सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो जायगोट फॉर्म होगा या नहीं?
हाँ, यस और नो? जायगोट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तो जायगोट नहीं फॉर्म हुआ इसका मतलब फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ होगा, है ना, फ्यूजन भी नहीं हुआ होगा मेल और फीमेल गैमेट का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। इसके अलावा बाइनरी फिजन भी कंप्लीट कर लिया था। कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है? अमीबा, ठीक। तो आज दूसरा डिस्कस करते हैं। बाइनरी फिजन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा है नंबर 2, बडिंग। सो सेकेंड हेडिंग बनाइए, आ गई बडिंग। पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, ये लिखने का काम तो चलता रहेगा, पहले समझ लो। तो बडिंग जो है नाम से समझ में आ रहा है, बड का मतलब यहाँ पर है एक्सोजीनस ग्रोथ, ठीक है। कोई भी जो आउटसाइड बाहर की तरफ ग्रोथ हो जाती है उसको बड बोल देते हैं। तो ये जो बडिंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगी ईस्ट में। ईस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस है। यूनिसेल्युलर मतलब इसमें एक ही सेल होती है, एक ही सेल एक ऑर्गेनिज्म का काम करती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक। सेल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लिविंग्स होते हैं, चाहे वो लिविंग्स प्लांट्स हो, चाहे वो लिविंग्स एनिमल्स हो, चाहे वो लिविंग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सभी लिविंग्स एक बेसिक यूनिट के बने हुए होते हैं। उस बेसिक यूनिट को आप क्या बोलते हो? सेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, फाइन। तो ये जो प्लांट है इसमें कई सारी सेल्स आ रही होंगी। ये मैंने एक रफ स्केच दिखाया है ताकि आप लोगों को एक जनरल आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसे बहुत सारी सेल्स मिलती गई और एक प्लांट बॉडी डेवलप हो गई, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे एक वॉल में काफ़ी सारी ब्रिक्स अरेंज्ड होती हैं। तो ब्रिक्स अगर अरेंज्ड होंगी तभी वॉल तैयार होगी, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो वॉल को किसने बनाया? ब्रिक ने बनाया। ऐसे पूरी लिविंग बॉडी को किसने बनाया? सेल ने बनाया। तो चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो किसी एनिमल की बॉडी हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारी बॉडी क्यों ना हो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, ठीक है, लेंसेज के ज़रिए दिखाई देते हैं। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सब किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ईस्ट जो है वो एक यूनिसेल्युलर, यानी कि उसमें एक ही सेल होती है। तो एक है तो यूनिसेल्युलर, बहुत सारी सेल्स हैं नंबर में किसी की बॉडी में तो मल्टी सेल्युलर। तो हमारी बॉडी में एक सेल होगी या बहुत सारी सेल्स होंगी? हाँ, एक सेल वाले तो नहीं दिखाई देते हम किसी भी हालत में, बहुत सारी सेल्स होंगी। तो वी आर मल्टी सेल्युलर क्रिएचर्स, ठीक है, हम लोग मल्टी सेल्युलर की श्रेणी में आते हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं। तो ईस्ट जो है इट इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेल्युलर फंगस है ये। फंगस यानी कि जो डेड और डिकेड, मरी हुई चीज़ों पे और सड़ी हुई चीज़ों पे जो ग्रो करती है उसे फंगस बोलते हैं, ठीक है। ये सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ का मतलब होता है, सेप्रो मीन्स डेड एंड डिकेड, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। तो ये अपना फूड, नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन, फूड किससे ऑब्टेन करेगी? मरी हुई चीज़ों से और सड़ी हुई चीज़ों से। तो जो ऐसा फूड रहता है ये वहीं से अपना खाना लेती है, ठीक है, और फिर अपनी लाइफ को आगे चलाती है। तो ईस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। अब ये अपना नंबर कैसे बढ़ाएगी? भाई इसको भी रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वन डे विल कम व्हेन इट विल गेट एक्सटेंट, ख़त्म हो जाएगी, दुनिया को अलविदा कह जाएगी, और कोई ऐसा चाहता नहीं। लास्ट क्लासेस में आपको बताया था, ठीक है। इसीलिए ईस्ट क्या करती है? ईस्ट बडिंग शो करती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है, ठीक, यूनिसेलुलर है इसलिए मैंने एक ही सेल दिखाया। तो इसी सेल में उसके यहाँ पर एक बड ग्रो कर जाएगी। बड यानी कि अभी बताया एक बाहर की तरफ निकलने वाली ग्रोथ, ठीक है। फिर ये बड जो ग्रो करेगी इसी बड में इसका न्यूक्लियस का पार्ट भी चला जाएगा, न्यूक्लियस भी पहुँच गया, साइटोप्लाज्म भी आ गया, इसे आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइटोप्लाज्म। साइटो मीन सेल, प्लाज्म मतलब सेमी लिक्विड वाटर एक तरीके का। तो सेल में पड़ा हुआ ये जो पानी है इसे साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। लास्ट क्लास अमीबा वाला सेक्शन देख लो अगर भूल गए हो तो, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग लिंक करते रहा करो तभी पिक्चर पूरी क्लियर होगी।
तो ये जो ईस्ट है इसमें इसका जो पार्ट है कुछ वो इस बड में चला जाता है, धीरे धीरे ये बड ग्रो करती है और जैसे जैसे ग्रो करती है तो फिर ये डिटैच होना शुरू हो जाती है। डिटैच का मतलब अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, तो ये तो हो गया पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये जो डिटैच होकर के ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ इसे आप क्या बोल दोगे, डॉटर ऑर्गेनिज्म। जैसे वहाँ डॉटर अमीबी थी। ठीक है, डॉटर वर्ड अगेन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी कल को बड़े होकर के ऐसे ही बर्डिंग प्रोसेस शो करेगी और एक नए ऑर्गेनिज्म को मतलब लेकर आएगी, इसीलिए उस सेंस में इसको डॉटर बोल दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो काम होता है ये फीमेल कैंडिडेट्स करती हैं हमारे प्लैनेट पर, जस्ट बिकॉज उस सेंस में। तो बर्डिंग का जो पूरा कंसेप्ट था वो ये था, तो एक बर्ड बना करके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिया। क्लियर। फिर तीसरा जो प्रोसेस है बर्डिंग हाइड्रा भी शो करता है अपार्ट फ्रॉम ईस्ट। ठीक, तीसरा जो प्रोसेस था वो हम लोगों ने पढ़ना था फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का जो कंसेप्ट था उसमें क्या था कि जैसे कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इसमें बॉडी फ्रेगमेंटाइज हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी अलग अलग फ्रेगमेंट्स में। और जब अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी तो हर एक ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल डेवलप कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, ये 3 में फ्रेगमेंटाइज हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, जो तीनों जो ऑर्गेनिज्म हैं ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेगमेंटेशन। तो इस तरीके से होता है। तो आप लोग देख रहे हो हमारे जो ग्लोब है, हमारी जो धरती है, इस पे इतने तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। बैक्टीरिया भी है, अमीबा भी है, ईस्ट भी है, हाइड्रा भी है। ये ऑर्गेनिज्म बता दिया आप लोगों को, स्पायरोगाइरा। स्पायरोगाइरा एक एल्गी होती है। ठीक है, एल्गी यानी कि काई। काई देखते हो ना बारिश के मौसम में, अभी तो खूब दिख जाएगी, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर की आप लोगों को दिख जाती है, मतलब वाटर वाले पार्ट पे जहाँ पर थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन रहती है उसको काई बोल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में। तो फ्रेगमेंटेशन आपने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल करेंगे। तो जो एसेक्सुअल करेंगे वो आप लोग देख रहे हो कितनी उसमें वेरिएशंस हैं, कितने डिफरेंसेस हैं। कोई बाइनरी फिजन करके नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ठीक है, कोई बडिंग करके अपने बच्चों को दुनिया में लेकर आ रहा है, कोई फ्रेगमेंटाइज हो करके नए नए इंडिविजुअल क्रिएट कर रहा है। तो ये हर ऑर्गेनिज्म जैसी सिचुएशन में रहता है, जैसी कंडीशन में रहता है, उसने उसके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट किया और वैसे ही रिप्रोडक्शन का तरीका अपना लिया। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग जो हैं एनिमल्स वगैरह, ठीक है, हम लोग या हायर प्लांट्स, हम लोगों में मतलब एनर्जी का लेवल अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, है ना। इन लोगों में इतनी एनर्जी कहाँ होती है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, है ना, बिल्कुल नाजुक से। तो इसीलिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, 3 प्रोसेसेस आप लोगों को बता दिए कि इंडिविजुअल इस तरीके से भी दुनिया में आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, 4th कम्स, ये सब अभी आपको लिखवा दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 4 स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर क्या होता है बेसिकली कि जैसे आप लोगों ने गैमेट्स पढ़े थे, तो गैमेट्स आप लोगों को बताए गए थे कि ये वो सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। ऐसा आप लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट की क्लास में। ठीक, नहीं तो पेजेस खोल के देख लो, भूल गए हो तो, ये भूलना नहीं चाहिए, तो बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल। तो गैमेट्स जो हैं वो आप लोगों को बताए थे रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म और ओवम,
फाइन, इनके बारे में और डिटेल में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे, दोबारा वहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपसे फिर पूछा जाएगा, इसलिए बेटर टू रिवाइज। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए पहले गैमेट्स हम लोगों ने समझ लिए कि गैमेट्स क्या हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो फ्यूज़ होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म रेडी कर देती हैं, ठीक है। तो इन सेल्स को, मतलब जैसे सपोज स्पर्म सेल है, ठीक, इसको नया इंडिविजुअल बनाने के लिए ओवम चाहिए, मतलब ये अकेले तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, इसे फ्यूजन करके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करना है। तो गैमेट्स तो वो जिन्हें फ्यूजन करके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करना होता है। स्पोर फॉर्मेशन के केस में ऐसा नहीं होता। स्पोर्स जो होती हैं ये ऐसी सेल होती हैं जो जिन्हें फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिले, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स जो इनकी ग्रोथ को फेवर करे, इनकी ग्रोथ को फेवर करे, मतलब जैसे सनलाइट हो गई, ठीक है, या वाटर हो गया, या सॉइल हो गया, फूड हो गए, मतलब जो इनको इनकी ग्रोथ करवा दे उनको फेवरेबल कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशंस इनको जैसे मिले वैसे ही ये जर्मिनेट कर जाएं और नई बॉडी, नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर दे, मतलब ये अकेले ही काफ़ी है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। इन ऑल गैमेट्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो अकेले काफ़ी नहीं है, ठीक है। अकेला स्पर्म नया इंडिविजुअल कैसे डेवलप करेगा जब तक वो फ्यूज़ नहीं करेगा ओवम से, ठीक है। वो अलग बात है कि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं आज की डेट में, तो साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो वो अलग बात है, ठीक, वो एक्सपेरिमेंट्स की बात है। लेकिन नेचुरल प्रोसेस में अगर देखा जाए तो नॉर्मल स्पर्म को ओवम चाहिए, ओवम को स्पर्म चाहिए, तब जा करके एक नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। तो ये तो गैमेट्स की बात रही, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन के केस में ऐसा नहीं होता। स्पोर्स वो सेल्स होती हैं जो अकेले ही इनफ है नया ऑर्गेनिज्म तैयार करने के लिए, बस इनको क्या मिलना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन। तो ये नॉर्मली जैसे फंगस के केस में आप देखोगे, कुछ फंगस हो गई या कुछ एल्गी वगैरह हो गई, ये क्या करते हैं, अपने स्पोर्स हवा में स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। अब हवा के अंदर स्पोर्स स्प्रेड हो गए, हवा में वो स्पोर्स प्रेजेंट हैं। अब जैसे ही वो स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो सॉइल पे गिरेंगे, है ना, या फिर उनको वाटर मिल जाए, कोई भी फेवरेबल कंडीशन जो भी उनको चाहिए होगी वो मिलेगी, तो दे विल जर्मिनेट, यानी कि वो नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। अगर वो प्लांट के स्पोर हैं तो नया प्लांट बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर वो फंगस के स्पोर हैं या कुछ और ऑर्गेनिज्म के स्पोर हैं तो वैसा वो क्रिएचर डेवलप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है, फाइन, ओके। तो ये एसेक्सुअली है क्योंकि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म तो यहाँ यूज़ नहीं हो रहा ना, ये अकेले ही नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं। और लास्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इसको समझने के लिए पहले समझते हैं वेजिटेटिव वर्ड हम लगाते कहाँ पर हैं। देखिए, जो प्लांट बॉडी होती है, इस प्लांट बॉडी में कुछ ऑर्गन्स को वेजिटेटिव ऑर्गन्स भी बोलते हैं। दो तरीके के ऑर्गन्स पढ़ाए गए थे ना, एक तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फाइन, ऐसा कुछ बताया था। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना प्लांट का सर्वाइवल नहीं है। जिनके बिना प्लांट का सर्वाइवल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन्स होते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लीफ है, भाई लीफ अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो बिना फूड के किसका गुजारा हुआ है आज तक, हाँ। तो इसीलिए वेजिटेटिव ऑर्गन लीफ, ऐसे रूट, ऐसे ही स्टेम, फाइन। तो ये सब क्या हो गए, वेजिटेटिव ऑर्गन्स, इनके बिना प्लांट का सर्वाइवल नहीं है अगर ये नहीं होंगे तो। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्लावर वगैरह जहाँ रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ज़रिए तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। फ्लावर में सीड वीड बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगा, तो जो सीड है उसको जब आप मिट्टी में बोओगे तो नई प्लांट बॉडी ग्रो कर जाएगी, है कि नहीं। तो वो तो एक रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, वहाँ पे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज़ होता होगा, तभी उसका नाम एसेक्सुअल पड़ा।
तो यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या यूज़ करे जाते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स के ज़रिए अगर कोई नया प्लांट डेवलप हो जाता है तो उस प्रोसेस को ही आप क्या बोल देते हो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट करना मतलब आगे बढ़ाना, मतलब वही उसकी कॉन्टिन्यूटी पर ध्यान देना। और वेजिटेटिव क्यों, क्योंकि क्या यूज़ करें हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स यूज़ करें हैं, इसीलिए दे आर नेम्ड सो। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसी को ही कहते हैं। आप लोग देखो ना, जैसे कई प्लांट्स होते हैं, आप उनका स्टेम तोड़ो और स्टेम को उसको मतलब आप सॉइल के अंदर लगाओ, या डायरेक्ट सॉइल में ना लगाओ, कुछ बच्चे जैसे करते भी होंगे, स्टेम को कुछ दिनों तक पानी में रखा और पानी में रखने के बाद उसमें से रूट्स डेवलप हो जाती हैं, और जैसे ही उसमें रूट्स डेवलप हो गई फिर उसके बाद उसको मिट्टी में लगा दो। तो जब आप उसको सॉइल में लगाओगे तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे ये फ्लरिश कर जाएगा, ठीक है, ग्रोथ करने लग जाएगा। तो हमने यूज़ क्या करा था, सिर्फ स्टेम यूज़ करी थी, और स्टेम के ज़रिए एक नया प्लांट डेवलप हो गया। तो इसीलिए आपने इसको क्या बोल दिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है कि नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ के केस में बहुत ईजिली देखने को मिलेगा। ठीक है, मिंट अगर आप लोगों ने देखो, मिंट यानी कि पुदीना, ठीक है, हिंदी में पुदीना बोलते हैं। तो जो पुदीना होता है उसके जैसे घर में मम्मी वगैरह लेकर आती हैं, तो उसके कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स आप लोग ले लो और उसको पानी में रख दो। कुछ दिनों बाद आप देखोगे उसमें से रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और जैसे उसको उसमें से रूट्स डेवलप हो जाएं उसको आप मिट्टी में लगा दो, और फिर क्या देखोगे, बढ़िया से फ्लरिश कर जाएगा वो। तो इसीलिए वहाँ पर हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए, वेजिटेटिव ऑर्गन्स के ज़रिए हमने कुछ नए प्लांट्स लगवा दिए, मतलब उनको क्रिएट करवा दिया। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फाइन, तो ये सब चीज़ें थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे लिख लीजिए, ये हो गया है कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करते हैं, पहले इतना आप लोग नोट डाउन करो। नंबर 2 लिखो, बडिंग, क्योंकि बाइनरी फिजन लास्ट क्लास में आप लोगों को कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है, नंबर 2 बडिंग। राइट डाउन। बड इज एक्सोजीनस ग्रोथ। एक्सोजीनस मीन्स आउटसाइड। ठीक है, the formation of new organism, the formation of new organism by forming a bud which then which grows on parent body and then detaches to live independently. Then detaches to live independently, कॉमा डाल के लिखेंगे, called budding। ठीक है,
एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में ईस्ट, ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर फंगस, ठीक है, यूनिसेल्यूलर फंगस, फंगस है ये। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं हाइड्रा, एक्सेट्रा। क्वेश्चन लिखो, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, क्योंकि बहुत पढ़ लिए ना तुम लोग, लेकिन होमवर्क नहीं मिला, ठीक है, तो होमवर्क अब मिलेगा। इजी है, मतलब समझ तो लिया है तो आप लोग कर सकते हो, बुक वगैरह में भी मिल जाएगा आप लोगों को, नहीं मिले तो थोड़ा आप लोग सर्च करो डायग्रामेटिकली, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट, diagrammatically represent the budding process in yeast, ठीक है, diagrammatically represent the budding process in yeast, फाइन। तो ये होमवर्क है, आप लोग स्पेस छोड़ दो, ये कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है। चेकिंग के लिए कभी भी मंगवाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, कभी भी मंगवाया जा सकता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली, कभी भी रैंडमली, जब मेरा मन करेगा। तैयार रहें एकदम। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, बर्डिंग के बाद नंबर थर्ड, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, some organisms fragmentize, स्पेलिंग्स ज़रा आप लोग ध्यान से लिखा करें, गलती ना करें। some organisms fragmentize and fragmented parts are developed into new organisms. This is called fragmentation. This is called fragmentation. For example, Spirogyra, 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 ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना। एन एल्गा, एल्गा सिंगुलर वर्ड है, एल्गी प्लूरल वर्ड है, ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए ही एल्गा, मतलब वही काई हिंदी में बोलते हैं। ये हो गया होगा कंप्लीट। नेक्स्ट, नंबर 4, नंबर 4 लिखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ओके, राइट डाउन। स्पोर्स are the cells which
जर्मिनेट या फिर ग्रो. स्पोर्स आर द सेल्स विच जर्मिनेट और ग्रो when they get, हाँ जी, when they get what? Favorable conditions. ठीक है, when they get favorable conditions. Favorable conditions could be water, ठीक है, food, etc. For example, some fungi, algae, etc. ठीक है जी, completed. जैसे आप लोग देखते नहीं हो, जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो ब्रेड फंगस होती है, जैसे ब्रेड, आप लोग जो ब्रेड खाते हो हाँ चाय वगैरह के साथ, तो ये जो ब्रेड बटर वाली ब्रेड, तो ये जो ब्रेड है इसको जब आप मॉइस्ट कर दो, पानी वानी इस पर छिड़क दो और उसके बाद इसको टिफ़िन में पैक कर दो, टिफ़िन में बंद कर दिया मॉइस्ट कंडीशन में, ठीक है, गीला करके इसको, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे, कुछ डेज़ के बाद देखोगे इस पे आपको कॉटनी अपीयरेंस दिखाई देगी. कॉटनी अपीयरेंस का मतलब होता है कि मतलब जैसे रुई दिखाई देती है ना, कॉटन दिखाई देती है, वैसा ही कुछ आपको स्पॉट्स काफ़ी सारे दिखने लग जाएंगे. ठीक, तो वो बेसिकली है क्या, वो फंगस ही होती है. अच्छा, हमने तो बिल्कुल अच्छी खासी फ्रेश ब्रेड उसमें रखी थी, मॉइस्ट करके ये फंगस कैसे ग्रो कर गई उसमें, क्योंकि जब आपने उसको मॉइस्ट करके रखा और उसको पैक कर दिया, मतलब टिफ़िन में बंद कर दिया, तो होगा क्या, उसके अंदर एयर भी पैक्ड हो गई और उस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट रहे होंगे, स्पोर्स. ठीक है, और उन स्पोर्स को क्या फेवरेबल कंडीशन मिल गई, उन्हें एक तो वाटर मिल गया मॉइस्ट कंडीशन, और दूसरा उनको और क्या मिल गया, वार्म कंडीशन. ठीक है, क्योंकि जब आप बंद करके रख दोगे तो एक वार्मनेस भी जनरेट हो गई, तो वार्मनेस और ह्यूमिड दोनों नेचर जब मिल जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कौन ग्रो कर जाएगा, फंगस ग्रो कर जाएगी, है कि नहीं. तो इस तरीके से तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं कि हम कहीं से भी एक्सटिंक्ट ना होने पाएँ, और एक्सटिंक्ट नहीं होने के लिए इन्होंने सारे मेथड्स देख रखे हैं. ठीक है, हर इंडिविजुअल ने, आप देख रहे हो कि अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं रिप्रोडक्शन करने के. फाइन, तो आप इसमें लिख सकते हैं, फंजाई में लिखना हो तो लिख लेना, फंजाई में लिखना है ये ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड यानी कि वही वो फंगस जो ब्रेड पे ग्रो करती है. ठीक है, ब्रेड मोल्ड, और इसमें आप इसका साइंटिफिक नेम भी लिख सकते हैं, राइजोपस. ठीक है, राइजोपस. ओके, एक पॉइंट इसमें लिख लेना, स्पोर्स आर प्रेजेंट in air and germinate when conditions become favorable. ये हो गया कंप्लीट. नंबर फिफ्थ लिखेंगे इसके बाद, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी
द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी बाय वेजिटेटिव organs. The process of production of new plant body by vegetative organs. Vegetative organs यानी कि चलो अभी लिखवा देंगे, कॉमा डाल के लिखो. अच्छा, अंडरलाइंस ज़रूर किया करें आप लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो अंडरलाइंस का. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी बाय वेजिटेटिव ऑर्गन्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वेजिटेटिव ऑर्गन्स आर दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट which are very essential for its survival. Fine. Vegetative organs are those parts of plant which are very essential for its survival. For example, leaf, stem, root. तो easy language में आप क्या बता सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि इनके ज़रिए लीफ, स्टेम या रूट, इन पार्ट्स को यूज़ करके नया प्लांट डेवलप करना इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, क्योंकि ये तीनों वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं. फाइन. इसमें आप लोग लिख लो अलग से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल, मतलब और कौन से प्लांट हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं. वैसे ज़्यादातर प्लांट शो ही करते हैं. ठीक है, मतलब आप लोग अगर देखें स्टेम वगैरह को यूज़ करें, उसमें पानी वगैरह में रखें कुछ दिनों के लिए, रूट्स जर्मिनेट कर जाती हैं और फिर उससे नया प्लांट बॉडी डेवलप हो जाता है. ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो रोज़, शुगर केन, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये हो गया है कंप्लीट. योर चैप्टर इज फिनिश्ड. ठीक है भाई क्लास, एक होमवर्क दे रखा है आप लोगों को, वो ज़रूर कंप्लीट कर लेना. बडिंग प्रोसेस ये लिख लो आप लोग. ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अब रिप्रोडक्शन इज प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो ख़त्म हो गया. अगला चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. Chapter number 1. Make a big heading on the next page. Transport in plants. ठीक है. अगर एक पॉइंट आप लोग ऐड करना चाहते हो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐड कर लेना, अपने लेवल पर ही लिख लो उसको. कि वैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसलिए जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एनर्जी अफोर्ड कर पाते हैं वही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और जो ज़्यादा एनर्जी अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, वो इतने डेवलप्ड नहीं हैं, इसीलिए वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इतने सारे तरीके के क्यों होते हैं. ठीक है, हमने अभी 5 तो पढ़ ही लिए, और भी होते हैं इसके अलावा एक आध. तो इतने तरीके के क्यों होते हैं, क्योंकि वही हर इंडिविजुअल जैसे सिचुएशन में रहता है, जैसे हैबिटाट में रहता है, जैसी कंडीशन में रहता है, वो उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है और वैसा ही तरीका निकाल लेता है.
ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग अगर अपने लेवल पे लिखना चाहें तो इसको ज़रूर लिख लेना कि एवरी इंडिविजुअल अडेप्ट्स एज़ पर द सिचुएशन या एज़ पर द कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंग ही वो नया अपना मेथड जो है यूज़ करता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसको और समझते हैं। तो प्लांट्स के केस में मैं आप लोगों को एक बार बिल्कुल बेसिक बता देती हूँ कि जो प्लांट बॉडी है, वैसे छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ते आ ही रहे हैं, ठीक, कि जो प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट इज रूट सिस्टम, सॉरी शूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम। ठीक है, अब रूट सिस्टम में सारी रूट्स आती हैं, ठीक है, जड़ें आती हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं इनका क्या फंक्शन होता है? हाँ जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स? रूट्स जो होती हैं दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल्स को मिट्टी से अब्जॉर्ब करती है। भाई मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, सॉइल क्या होती है? सॉइल इज द रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सॉइल जो है ये खजाना है, रिजर्वॉयर है, स्रोत है, किसका? न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, इसमें काफ़ी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉरी, सॉइल इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इतनी बात समझ में आई? तो यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में मिनरल्स भी आते हैं। मिनरल्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, है ना, वाइटामिन्स हो गए, ऐसे मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स वाले पार्ट में ही आते हैं। तो सॉइल में पानी भी है और सॉइल में मिनरल्स भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें प्लांट कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा, जिसके पास है उसी से तो लिया जाएगा। तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स लिया जाता है और उसको अपटेक करने में कौन हेल्प करता है? रूट्स। ठीक है, तो रूट्स जो हैं दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद लीव्स की बात कर लेते हैं। जो लीव्स होती हैं, लीव का फंक्शन आई थिंक एवरीबडी नोज, सबको पता होगा। हाँ, ग्रीन कलर की होती है, तो ग्रीन कलर की है तो क्लोरोफिल भी होगा, और क्लोरोफिल का यूज़ तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस यानी कि फूड बनाना। तो प्लांट जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाता है। कैसे बनाएगा? क्या क्या सामग्री यूज़ करेगा? वही इंग्रेडिएंट्स भी तो यूज़ करना ज़रूरी है। खाना वाना खाते हो तो डायरेक्ट थोड़ी ना अपने आप ही आसमान से उतरता है, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो CO2 है, वाटर है, ठीक, सनलाइट, और इसके अलावा क्लोरोफिल, और बनता क्या है? ग्लूकोज यानी कि फूड, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रेजेंट है एयर में, एयर में प्रेजेंट है। वाटर कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से। तो दोनों इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, यही काम तो होगा। तो ये जो CO2 है और H2 है, इनके ज़रिए ग्लूकोज बन गया, फूड बन गया। ग्लूकोज अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फूड लिख लेना, सिंपल। ठीक है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी बता दिया जाएगा, बेसिक ही चल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस हम लोगों को पता है, खाना वाना बनाने की प्रक्रिया प्लांट्स के द्वारा। अब एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, क्या? कि फूड जो है वो बन रहा है लीव्स में, ठीक, लेकिन बाकी के जो पार्ट्स हैं वो तो ग्रीन नहीं है, वो तो उनमें क्लोरोफिल वगैरह नहीं है। अब क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है, वो ग्रीन नहीं है, तो वो ये प्रोसेस तो कतई नहीं कर सकते।
फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते। तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फूड तो उनको चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो फूड तो चाहिए, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हर लिविंग की, ठीक है, बिना फूड के सर्वाइवल नहीं है। तो ये जो रूट्स हो गई, ये स्टेम हो गए, है ना, या जो दूसरे पार्ट्स हैं, ये सब कहाँ से फूड लेंगे फिर? ये फूड लेंगे किससे? लीव्स से। तो हो ना हो लीव्स को अपना फूड इन जगहों पर भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, इसे नीचे भी भेजना होगा, साइड में भी भेजना होगा, ऊपर भी भेजना होगा, ठीक है, अलग अलग जगहों पर भेजना होगा जहाँ पर खाना नहीं बनता, ठीक है, जो अपने फूड के लिए लीव्स पे डिपेंडेंट है, उन सभी जगहों पर लीव्स को अपना फूड भेजना होगा। बात समझ में आई? तो इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है क्योंकि खाना बनने का जो साइट है, जो स्थान है, वो एक है, लेकिन रिक्वायरमेंट, उसकी जो नीड है वो काफ़ी जगह पर है। तो इसीलिए उसको डिलीवर भी करना पड़ेगा, जिसको जिसको ज़रूरत है वो सब लोग ले लो, फूड को कैप्चर कर लो, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला तो हो गया फूड की डिलीवरी के लिए। दूसरा, आप लोग जानते हो ये जो वाटर मिनरल्स हैं ये ले रही हैं रूट्स, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब ये एब्जॉर्ब करके अपने पास तो रखेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर की जितनी भी प्लांट बॉडी है उन सब में सेल्स हैं और सबको वाटर चाहिए, है कि नहीं? पानी तो सबको चाहिए ना, जैसे फूड ज़रूरी है वैसे वाटर भी ज़रूरी है। तो पानी को ऊपर भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर पहुंचाने के लिए भी वर्ड क्या यूज़ होगा? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इसीलिए इस चैप्टर का नाम है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यही सीखना है कि जो इतनी बड़ी प्लांट बॉडी है, ये जो रूट्स प्लांट जो वाटर और मिनरल्स ले रही है, ये वाटर और मिनरल्स ऊपर तक कैसे डिलीवर करती है, ठीक है, इतने अगेंस्ट ग्रेविटी ये कैसे पहुँचा देती है, क्योंकि सबको वाटर चाहिए ही चाहिए। और ऐसे ही ये जो लीव्स हैं, ये जो फूड बना रही हैं, ये फूड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में किस फॉर्म में पहुंचाती हैं, कैसे पहुंचाती हैं, ये आप लोगों को सीखना है। ऐसा प्लांट के अंदर क्या सेटअप लगा रखा है नेचर ने कि उस सेटअप के ज़रिए ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। ऐसे कौन से मतलब रोड्स और हाईवेज वगैरह, क्या पूरा अंदर का सेटअप है, यही हमें यहाँ इस चैप्टर में सीखना है। फाइन। तो पहले ये बेसिक सी चीज़ें आप लोग लिख लो, कंप्लीट करो। इसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में डायग्राम आप लोग बनाना चाहें तो लोग बना सकते हो, नॉर्मल प्लांट बॉडी का कई बार बना चुके हो, रफ स्केच वैसे ही बना लो। ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम, ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम। ये बेसिक डायग्राम्स आप लोगों को इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि एक स्टोरी फ्रेम करने में, है ना, एक बेसिक से हम लोग थोड़ा पढ़ें ताकि क्लैरिटी ज़्यादा आए। और कोई एजेंडा नहीं है बार बार एक ही चीज़ बताने का, ठीक। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम यहाँ लिख लो। रूट्स एब्जॉर्ब water and minerals. Roots absorb water and minerals from the soil. ठीक है। Water is required in photosynthesis and other processes. फोटोसिंथेसिस और दूसरे काम के लिए पानी चाहिए होता है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे leaves present on shoot system। ये ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड लिख लेना। तो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट
शूट और नीचे वाला पार्ट रूट. लीव्स प्रेजेंट ऑन शूट सिस्टम परफॉर्म, कॉमा डाल के लिखेंगे, परफॉर्म फोटो synthesis. Leaves present on shoot system perform photosynthesis. Fine. Photosynthesis क्या लिख लो? The synthesis of, synthesis means formation, the synthesis of food, ब्रैकेट में ग्लूकोज. अच्छा, स्टार्च भी लिख सकते हैं, ठीक है. ग्लूकोज लिखा है, ऐसे कई जगह स्टार्च भी लिखा जाएगा. ये सब क्या होता है ये अभी आपको आगे की क्लास में बता दिया जाएगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे फूड का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे वो डिलीवर होता है तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. द सिंथेसिस ऑफ फूड, ग्लूकोज, स्टार्च, कुछ भी लिख लो. इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लो भाई. द सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम, ये मेंशन करो, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. क्लास 7th में ये सब पढ़कर आए हैं आप लोग, कुछ नया नहीं बताया जा रहा, चैप्टर था बकायदा अलग से. द सिंथेसिस ऑफ फूड, ग्लूकोज फ्रॉम CO2, वाटर फ्रॉम रूट्स, in presence of sunlight and chlorophyll, कॉमा डाल के लिखेंगे, called photosynthesis. Called photosynthesis. So it is basically synthesis of food. Equation लिख लो, CO2, H2O, chlorophyll, sunlight, ग्लूकोज और लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन. इसलिए एरोज के साथ में दिखाया है ऐसे, मतलब ये लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है फ्रॉम एयर, फ्रॉम रूट्स, या फ्रॉम सॉइल भी लिख सकते हैं. फिर एक लाइन छोड़ के लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसके बाद एक लाइन छोड़ के. सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. It is required to transfer the materials. It is required to transfer the materials from source to required या फिर source to site of requirement. ठीक है, मतलब सोर्स क्या है भाई, रूट्स हैं तो उनमें पानी वगैरह है, ठीक है, सॉइल में पानी वगैरह है तो वो हो गया सोर्स. और रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस में. तो पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द मटेरियल्स फ्रॉम सोर्स टू साइट ऑफ रिक्वायरमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल, ठीक है, या फिर रूट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है. ये हो गया सोर्स, ठीक. और यहाँ से वाटर लिख लो, यहाँ पे H2O, एरो के ऊपर लिख लेना H2O. जो वाटर है ये कहाँ जाएगा,
लीव्स में क्यों जाएगा? फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसे फूड का भी दिखा सकते हैं आप लोग। फूड जो है वो लीव्स बनाएंगी, तो लीव्स जो फूड बनाएगी वो फूड कहाँ जाएगा? रूट्स में। ओके, तो इसको ही हमने बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन। तो पूरा बेसिक आप लोगों को क्लियर कर दिया कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कि ये जो पानी है ये यहाँ से ऊपर तक कैसे जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है जो उसको खींचेगा ऊपर की तरफ, और जो फूड है वो नीचे कैसे आएगा। इतना समझ में आ गया? चलो, इसके बाद आगे लिखो। तो चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं टिश्यूज़ की। हाँ जी क्लास, तो इसमें अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी प्लांट है, तो प्लांट में पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए और फूड को ऊपर से अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए कुछ सेटअप लगा हुआ होता है उस प्लांट बॉडी के अंदर, है ना। तो वो जो पूरा सेटअप है, उस सेटअप को आप बोल देते हो वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू, इन्हीं वस्कुलर टिश्यू को वस्कुलर बंडल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी मत लिखना, पहले समझ लो, सब लिखवा दिया जाएगा। ये आप लोगों ने क्लास 7th में टिश्यूज़ में भी पढ़ा होगा, अगर याद है तो। हम लोगों ने टिश्यूज़ पढ़े थे, तो टिश्यूज़ में हाँ प्लांट टिश्यूज़ थे। प्लांट टिश्यू में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। परमानेंट में याद करो, मैरिस्टेमेटिक, परमानेंट, दो थे ना प्लांट टिश्यू में, मैरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो थे उसमें ही आ रहे थे वस्कुलर बंडल्स, और वस्कुलर बंडल्स दो थे, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये चीज़ें हमने क्लास 7th में पढ़ी थी। बस इसी का ही डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पढ़ना है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो प्लांट बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खा के खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन चाहिए पूरी बॉडी को, हर एक सेल को चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं, सबको फूड चाहिए, तो इसलिए ब्लड उस फूड को लेकर जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी में वो करता है। प्लांट बॉडी में ऐसा क्या सेटअप है जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? तो प्लांट बॉडी में वो सेटअप कौन सा है? वस्कुलर टिश्यू या फिर वस्कुलर बंडल्स। तो ये जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही हैं। फाइन, तो ये दो तरीके के होते हैं। वस्कुलर क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये एक पूरा एक पाइप समझ सकते हो आप, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए इनका ऐसा नाम पड़ा। तो ये दो तरीके के हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम जो होता है इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये क्या कंडक्ट करता है? वाटर और मिनरल्स, ये पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा। और फ्लोएम जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो जो जाइलम होता है इसके केस में क्या है, ये सपोज एक पाइप समझ लीजिए आप, जो कि जैसे रूट्स हैं, तो रूट्स जो हैं इन्होंने पानी लिया सॉइल से पानी लेने के बाद ये उस पाइप में पानी चला गया, और फिर उस पाइप के ज़रिए ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। तो वही पाइप जो है वो जाइलम कहलाता है, जो कि वाटर और मिनरल्स को कैरी कर रहा है, लेकर जा रहा है ऊपर तक। और फ्लोएम जो है ये फूड ऐसे लेकर जाता है। अब जाइलम यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? यूनी डायरेक्शनल मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन सी डायरेक्शन भाई? नीचे से ऊपर की तरफ, एक ही डायरेक्शन है ना। और फ्लोएम के केस में क्या है, वहाँ पे बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल भी आप बोल सकते हो। मल्टी डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि फूड सपोज यहाँ बना है, ठीक है, ये फूड सपोज यहाँ बना है, तो ये फूड यहाँ भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कई जगह जाएगा, इसीलिए मल्टी डायरेक्शनल।
फाइन। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल है, जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल है। अब ये जो टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम, ये कई सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स होंगे तो कई सारी सेल्स से मिलकर बनेंगे, है कि नहीं? क्योंकि आप लोगों को याद होगा सिंपल टिश्यू सिंपल इसीलिए थे क्योंकि उसमें एक तरीके की सेल्स आ रही थी, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स इसलिए थे क्योंकि उसमें एक से अलग अलग तरीके की सेल्स आ रही थी, ठीक, इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरीके की आएंगी तो कॉम्प्लेक्स, और यहाँ एक ही तरीके की हैं सारे सेल्स तो सिंपल। ओके, तो कॉम्प्लेक्स में वस्कुलर बंडल्स जाइलम फ्लोएम आ रहे थे। तो यहीं जाइलम फ्लोएम में 4 सेल्स आप लोगों ने पढ़ी थी, 4 तरीके की सेल्स जो इस जाइलम टिश्यू को बनाएंगी। बताओ कौन कौन सी याद है? जाइलम, हाँ जी, जाइलम टिश्यू में नंबर 1 ट्रैकीट्स, वेसल्स, ठीक है। नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और ऐसे ही फ्लोएम के केस में था, फ्लोएम के केस में वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? नंबर 1 सीव ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, और नंबर 4, ये आप लोग पूरा लिखना, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, या इसको स्क्लेरेन्काइमा भी लिख सकते हैं। फाइबर्स के प्लेस पे आप लोग स्क्लेरेन्काइमा भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा लिख सकते हैं, ठीक। अब एक बार समझ लो, इनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन तो हम लोग अगली क्लास में ही करेंगे क्योंकि आज तो टाइम हो गया है, बट एक बार ब्रीफ आप लोग समझ लीजिए क्या है। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में यानी कि 7th क्लास में पढ़ाया गया था प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट हमने पढ़े थे, परमानेंट का क्लासिफिकेशन भी देखा था, उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स थे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी थी वस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम फ्लोएम ही पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं, इसीलिए इनको वस्कुलर बंडल बोल रहे थे प्लांट में, ठीक है। तो जाइलम ये कैरी करेगा और ये फूड कैरी करेगा। यूनी डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल फ्लो भी समझ में आ गया, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो, यहाँ लिख लेना ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ लिख लो ट्रांसपोर्ट्स फूड। ऐसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। और तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि जाइलम जो है इसमें 4 तरीके की सेल्स आती हैं और फ्लोएम में 4 तरीके की सेल्स आती हैं, इसीलिए इनको क्या बोल रहे थे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इनका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा कि ये सेल्स किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती हैं और क्या क्या इनका काम होता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास के लिए एक तो पहले आप लोग आज जो होमवर्क दे रखा है उसे कंप्लीट करना, और अगली क्लास में यही चीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी के जो चैप्टर्स रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में कवर अप हो जाएंगे, ठीक है क्लास? ओके, थैंक यू, बाय बाय।